हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए जब आप इस रूह कँपा देने वाली कहानी को सुनेंगे तो आप ज़रूर सिहर जाएंगे। और दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक ऐसी बात लिखी थी जो वाकई में बड़ी दुखदायक थी। आपने शायद आज से पहले ऐसी सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य और आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना की कहानी को। वीडियो को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं सच्ची वारदात की। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 को शाम 3:40 पर हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। और इन्हीं मुसाफिरों में 23 साल की प्रीति राठी भी सफ़र कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, यह प्रीति राठी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और यह लड़की सभी से बड़े ही प्यार से बात किया करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स के लिए लग गई थी। और यह दिल्ली से मुंबई इसी नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उनके पापा और उनकी मौसी भी थीं। लेकिन यह तीनों लोगों को एक खबर से अनजान थे कि उस ट्रेन में उसी डिब्बे में एक और शख्स था जो अपना चेहरा छुपाए इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था और जिसकी निगाहें प्रीति राठी पर थीं। और उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कहीं उसको कोई पहचान न ले। अगर उसको पहचान लिया होता तो वह पकड़ा जाता, तो इतना बड़ा दहला देने वाला कांड ना हुआ होता। और दोस्तों, रात को प्रीति उस डिब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती हैं और वह शख्स अपना चेहरा छिपाए प्रीति को देख रहा था, उस पर नज़रें जमाए हुए था कि दोस्तों ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उस शख्स की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। तभी दोस्तों, पूरी रात ट्रेन चलने के बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे ट्रेन मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और दोस्तों, प्रीति राठी इसलिए बेहद खुश थीं कि क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थीं। लेकिन उस मासूम प्रीति राठी को कहाँ पता था उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अब ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति के पापा और उसकी मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। और भीड़ के साथ वे ट्रेन के गेट के पास आ जाते हैं और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी। वह इस जगह को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपने आँखों में अपने कैरियर को लेकर बड़े बड़े सपने संजोए थे और यह जॉब लग पाना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था, जो उसने अपनी मेहनत से पूरा भी किया था। प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उसे एहसास होता है कि वे अपने पापा से और मौसी से बहुत पीछे रह गई हैं। तो अपनी स्पीड तेज करती हैं और प्रीति अपने पापा मौसी के पास पहुंचने ही वाली थीं कि अचानक से पीछे से कंधे पर किसी का हाथ आता है। तो प्रीति अचानक से पीछे मुड़ती हैं तो पीछे एक लड़का होता है जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। उसके दाएं हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले
वह लड़का तुरंत उस डिब्बे में पानी जैसी चीज को प्रीति पर फेंक देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे और उसकी गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है और उसके पास में चल रहे पैसेंजर और सामने उसके पापा और मौसी पर भी गिर जाती है वह चीज़। और यह सब कुछ सेकंड्स में हुआ था और इसके बाद वह पानी जैसी चीज़ प्रीति के चेहरे से लेकर उसके जिस्म पर फैल जाती है और कुछ सेकंड्स में प्रीति को इतनी ज़ोरदार जलन होने लगती है कि वह चीख उठती है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और जिन लोगों के छींटे पड़े थे उनको भी तेज जलन होने लगती है। तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था। प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे प्रीति को डॉक्टर ने देखा तो वह लोग समझ जाते हैं कि प्रीति की हालत बहुत ही नाजुक है। तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि इस लड़के ने जो चीज़ फेंकी थी वह तेजाब था। और दोस्तों फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें भी ख़त्म हो चुकी थीं। और दोस्तों प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह से जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा रहा था। लेकिन प्रीति को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसके चेहरे और उसके शरीर के साथ ऐसा क्या हो गया है, वह बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और डॉक्टर्स उसे दिलासा दे रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, प्रीति तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही थी कि आखिर कौन था वह। उन लोगों के मन में भी यह सवाल बार बार आ रहे हैं कि आखिर उस लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। और जब सच्चाई सबके सामने आई तो इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति जी से पूछा जाता है कि आखिर वह लड़का कौन था। तो प्रीति लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है कि उसे सही से देख नहीं पाई थी कि वह कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और ख़राब होने लगती है। वह दर्द से तड़प उठती है। उसके अंदरूनी अंग डैमेज हो जाते हैं जो धीरे धीरे काम करना भी बंद कर रहे थे। और इसके बाद प्रीति को मुंबई में 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और यह खबर आग की तरह अखबारों और मीडिया में फैल चुकी थी। प्रीति को भी एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों उसे अभी यह पता नहीं था कि वह कैसी दिख रही थी, उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात बोले जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा था तो उसने अपने पापा से इशारों में कागज़ मांगा और लिखा, आप सामने जो पेज देख रहे हैं हो यह प्रीति के लिखे हुए पेज थे, जिसमें उसने लिखा था, मैं अपनी मौसी के पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मुझ पर कुछ फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं उसे देख नहीं पाई कि वह कैसा दिखता था। मैं तड़प रही थी। मौसी मेरे साथ नहीं होती तो मैं मर ही जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद यह नौकरी अब चली गई। मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मेरे चेहरे से यह प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने बहन और भाई तनु और निकी को देखना है। इसके बाद आखिर में प्रीति रोती हुई लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है और आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वह मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है
और यही वह मासूम थी जो नौकरी करने के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह तारीख उसकी आखिरी तारीख होगी। और अभी यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए जुट जाते हैं और अब पुलिस भी पूरे जोर से उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है कि आखिर कौन था वह शख्स और ऐसा क्या कारण था कि वह शख्स ने प्रीति के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। तभी दोस्तों पुलिस वालों को प्लेटफॉर्म की एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जिसमें उस जगह का तो कोई फुटेज नहीं मिलता जिस जगह प्रीति पर तेजाब फेंका गया था, लेकिन उसके थोड़ी दूर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ता है कि कुछ लोगों के बीच से एक बंदा निकल रहा था जिसके चाल सबसे अलग थी। तो पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे उस बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी इतने बेहतर क्वालिटी के नहीं थे, तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद ट्रेन के टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का भी गुस्सा भड़कने लगा था। तो इसके जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती है। दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर और घर की अच्छे से जांच करती है और आसपास से भी पूछती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी दोस्तों प्रीति के घर के बाहर उस घर के सामने उन्हें 30 साल का एक अंकुर कुमार नाम का लड़का मिलता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। वह लड़का जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसको बताया था यह अंकुर कुमार उसे धमकी दे रहा था कि वह उसे मुंबई में देख लेगा तो मार डालेगा। तभी पुलिस का शक भी सही हो गया और पुलिस जैसे ही अंकुर कुमार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर कुमार उस दिन मुंबई में था। और यह पता चलते ही पुलिस तुरंत शुक्रवार को अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद में यह पता चलता है कि यह लड़का उस वक्त मुंबई में नहीं था, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर चुकी थी और उससे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुमार कुछ नहीं बताता, तो पुलिस अपने तरीके से पूछती है। अंकुर सब कुछ बता देता है कि आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। और दोस्तों आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप सामने जिस हंसते हुए पोज दे रहे लड़के को देख रहे हो, यही वह अंकुर कुमार था जिसने प्रीति पर तेजाब इसलिए फेंका क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन अंकुर उससे ही शादी करना चाहता था। और दोस्तों इसके साथ ही एक और कारण भी माना गया था। दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी। लेकिन अंकुर कुमार प्रीति की तरक्की को देखकर जल उठा और उस जलन के चलते उसने ऐसा किया था। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से थी कि जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, तो उसी ट्रेन में उसके साथ वह लड़का भी चढ़ जाता है और वह डिब्बे में तेजाब डालकर
अपने पास रख लेता है, लेकिन वह ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकने वाला था, लेकिन उस डिब्बे में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिस कारण वह ट्रेन में तेजाब नहीं फेंक पाता है, जिस कारण वह मौके की तलाश में प्रीति के साथ मुंबई तक चला जाता है और वहाँ एक मासूम पर अपने हैवानियत दिखा देता है और प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट में केस जाता है और दोस्तों हिंदुस्तान में यह पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन बाद में इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और दोस्तों इसकी सुनवाई करने वाले जज ने लिखा था कि वह बच्ची 30 दिन इसलिए ज़िंदा रही क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था, और अगर वह अपना चेहरा देख लेती तो शायद वह पहले